सभी को छोड़ के खुद पे भरोसा कर लिया मैंने, सभी को छोड़ के खुद पर भरोसा कर लिया मैंने, वह जो मुझ में मरने को था जिंदा कर लिया मैंने। मुझे उस पार उतर जाने की जल्दी ही कुछ ऐसी थी कि जो कश्ती मिली उस पर भरोसा कर लिया मैंने। 12 और 13 नवंबर को आयोजित होने वाली वन रक्षक परीक्षा के विद्यार्थियों को भी हम पर भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक गहन विश्लेषण करने के बाद में राजस्थान जीके के जो 60 प्रश्न 100 में से पूछे जाते हैं उनके टॉपिक्स आपके लिए यहां पर तैयार किए हैं। तो हमने हेडिंग रखी है पेपर 100% इन टॉपिक्स में से बनेगा। क्यों सर? बिल्कुल एकदम सही बात कही है सर ने। चूंकि वनपाल का पेपर हो चुका है, 2 शिफ्ट में हुआ है। वन रक्षक का पेपर 12 और 13 नवंबर को 4 शिफ्ट में होने वाला है। चूंकि दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, बस जो स्तर है वो 12वीं और 10वीं रखा गया है। यानी कि वन रक्षक के अंदर हो सकता है क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा लो आए, लेकिन वेटेज जो है वो राजस्थान जीके का वो कवई रहने वाला है। यानी कि वनपाल के अंदर जो लगभग 55 से 60% तक जो राजस्थान जीके आया था, मुख्य रूप से राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी, इन 3 ही से ही क्वेश्चन बने थे। यानी कि इन 3 के ऊपर ही आपको फोकस रखना है। और पेपर का 60% हिस्सा, यानी कि जो एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है अपने आप में, सिलेक्शन क्या, ये तो पूरा का पूरा पेपर का ही हो गया एक प्रकार से 100 में से 60%। तो उसके ऊपर आपको कौन कौन से ऐसे टॉपिक है हिस्ट्री के जिनके ऊपर आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी के कौन से, कल्चर के कौन से, वो टॉपिक आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे। मैं और सर दोनों बताएंगे कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे, इनके आधार पर आप इस टॉपिक के अंदर कौन कौन से जो है वो सब टॉपिक पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सर। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। इसको देखने के बाद एक बार क्विक में आप रिविजन कर सकते हैं, जो भी आप वन रक्षक की भर्ती है 12 और 13 नवंबर को। तो बिल्कुल सर, मैं सबसे पहले हिस्ट्री और कल्चर के जो प्रश्न हैं, जो टॉपिक्स हैं मोस्ट इंपोर्टेंट के, लास्ट मिनट में स्टूडेंट किन पर फोकस करके स्मार्ट स्टडी करके अपना बेस्ट दे सकता है। स्मार्ट वर्क सबसे बेस्ट चीज है दोस्तों। आप बिल्कुल अगले 1 घंटे के अंदर देखेंगे कि मैं और विजेंद्र सर आपको वे टॉपिक्स बताएंगे जहां से डेफिनेटली आपके प्रश्न बनेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं सर सबसे पहले। बिल्कुल सर, आप शुरू कीजिए। हिस्ट्री और कल्चर के आप सभी लोग क्वेश्चन देखिए कि कहां कहां से बन सकते हैं वन रक्षक में। अभी मैं सर को बोलता हूं, सर आप करिए कंटिन्यू, थोड़ी देर बाद में अपन ज्योग्राफी लेंगे। ओके सर, थैंक यू। चलिए विद्यार्थियों, पहले मैं कला और संस्कृति के बारे में शुरू कर रहा हूं कि कहां कहां से टॉपिक, किस टॉपिक से कितने प्रश्न बन रहे हैं। ध्यान देना, चित्रकला से कितने बन रहे हैं और कितने पूछे गए। स्पेशली कल्चर के अंदर स्थापत्य कला से 10 से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, और इतने के इतने प्रश्न आगे हम बात करेंगे राजवंश से या जन जागरण से संबंधित इतिहास के पोर्शन। तो मैं सब कुछ लिख करके लाया हूं इस वीडियो के अंदर। और एक बात बता देना चाहता हूं कि कल इसी समय 9 नवंबर को एक वीडियो आएगा जिसमें कला और संस्कृति और इतिहास के सारे टॉपिक्स जो ये दिए गए हैं, इनके इर्द गिर्द वन रक्षक में बनने वाले सभी प्रश्नों का मैं समावेश करूंगा। तो वो वीडियो भी जरूर देखना। चित्रकला, मैंने कल्चर का टॉपिक लिया सबसे पहले। चित्रकला में पूछा गया कि चित्रशाला किसने बनाई? उमेश सिंह ने बनाई। तो चित्रशाला उमेश सिंह। उसके बाद शत्रुशाल का योगदान आपसे पूछ सकते हैं। बूंदी चित्र शैली है वो पशु पक्षियों की चित्र शैली है, कौन सी चित्र शैली है, ध्यान रखना। दूसरा है चित्तेरों की ओवरी, अजारी ओवरी कहां बनी है? मेवाड़ के अंदर, जगत सिंह के टाइम में। अच्छा, जगत सिंह का टाइम क्या है? चित्रकला का स्वर्ण काल है मेवाड़ का। इसके बारे में कल बहुत डिटेल से बात करूंगा, वो वीडियो भी आप ध्यान से देखना। ऐसे कैसे प्रश्न बनते हैं कि 36 कारखाने या फिर जो आपकी अजारी ओवरी हैं ये देवगढ़ के अंदर बनी हुई, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे इसके इर्द गिर्द प्रश्न बन सकते हैं। फड़ चित्रण है तो जो शाहपुरा के भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी जी हैं वो फड़ चित्रण के लिए जाने जाते हैं, तो ये अच्छा प्रश्न है। इसी के साथ साथ आपको चित्रकला की अन्य शैलियां हैं, उनके चित्र, और मोस्ट इंपोर्टेंट कल मैं जब वीडियो लाऊंगा तब आपको और पता चल जाएगा। इन टॉपिक्स को आप तैयार करें। मारवाड़ चित्र शैली, या फिर बात करें सुपासना चर्यम, और जो हम बात करते हैं 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ वगैरह। तो जो कोर एरिया है जहां से प्रश्न बने हैं चित्रकला के अंदर, तो आप PYQs इन चित्रकला के करके जाएं। इसी के साथ साथ अगला टॉपिक है हस्तकला। हस्तकला की मैं बात करूं, मीनाकारी का प्रश्न बार बार पूछा जाता है। मीनाकारी को मान सिंह जी लाहौर से लेकर के आए थे। मीनाकारी के कलाकार तुम्हें 100% परीक्षा में देखने को मिल सकता है। कुदरत सिंह इसके कलाकार हो जाते हैं, ध्यान रखना। तारकशी से संबंधित प्रश्न आ गया। नाथ द्वारा राजसमंद की है तारकशी। इसी के साथ साथ मैं बात कर लेता हूं यहां पर पिचवइयों से संबंधित प्रश्न नहीं आया, तो डेफिनेटली 12 और 13 नवंबर को आपको पिचवइयों का प्रश्न पूछा जाएगा कि पिचवइयां कहां की है और पिचवइयां होती क्या है। पिचवइयां कि श्रीनाथ जी के मंदिर के अंदर जो नाथ द्वारा के अंदर जो कपड़ा लगा होता है,
जिसके ऊपर चित्रण किया हुआ होता है भगवान से संबंधित, वह पिछवैयां कहलाती हैं। याद करना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मैं रेड कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं, ध्यान रखना। पिछवैयां नाथ द्वारा राज संबंध। इसी के साथ साथ कृपाल सिंह शेखावत है, ये ब्लू पोएट्री से संबंधित है। ब्लू पोएट्री कहाँ? जयपुर की फेमस है। पोमचा है तो रंगाई छपाई से संबंधित हस्तकलाओं के अंदर जब हम बात करें तो वेशभूषा के अंदर ये भी रंगाई छपाई से संबंधित हो जाते हैं। वैसे तो पोमचा के अलग अलग प्रकार हैं जो कल की क्लास में आप देखोगे। थेवा कला है वो प्रतापगढ़ की फेमस है। इसी के साथ जितनी हस्तकलाएं हैं वो आप ध्यान रखना, इसके अंदर बने जितने प्रोडक्ट वगैरह है वो ध्यान रखना। तो ये एक साथ ही जो आपका वनपाल का पेपर हुआ है इसके अंदर पूछे गए प्रश्न, ये सारे के सारे प्रश्न वनपाल के अंदर 6 नवंबर को पूछे गए हैं। तो इतने सारे प्रश्न हस्तकला से पूछ लिए, पीछे बचा क्या? मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था इन्होंने दे दिए, बची सिर्फ पीछे एक पिछवैया। तो ये ध्यान करके जाना। अगला जो 6 नवंबर को पूछे गए प्रश्न, स्थापत्य कला से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए, 10 से भी ज्यादा प्रश्न। स्थापत्य कला की मैं बात करूं तो 10+ क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं। ध्यान देना, पहला तो कुंभ श्याम मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा किला है राजस्थान का, और उसके अंदर स्थित विभिन्न प्रकार के जो तुलजा माता भवानी का मंदिर है, कालिका माता मंदिर है, और भी बहुत सारे उसके अंदर छतरियां बनी हुई हैं। तो उन सबको आपको याद करके जाना है। दर्शनीय स्थल किलों के चित्तौड़गढ़ के याद करके जाना है। किलों की श्रेणियां पूछी गई हैं, तो 9 श्रेणियां शुक्र नीति के अनुसार हैं, उनमें अलग अलग श्रेणियां हैं। जो आपके ऐरण श्रेणी है, आपकी पारिख दुर्ग है, पारिध दुर्ग है, धानवंत दुर्ग है, ये पूछे गए प्रश्न हैं। तो औदुक दुर्ग होता है वो जल दुर्ग होता है। बाकी मैं कल वाले वीडियो के अंदर सारी श्रेणियां आपको अलग से करवाऊंगा। हवा महल है वो 5 मंजिला है, 1799 में बनता है और सवाई प्रताप सिंह जी बनाते। तो ऐसे कैसे हवा महल की तरह आप जो आपके अन्य जो जयपुर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं उनके संबंधित प्रश्न याद कर सकते हैं। मल्लिनाथ जी का मंदिर है वो बाड़मेर के अंदर है। तो इनके संबंधित जो आपके लोक देवताओं के जो मंदिर हैं याद करना, मैं बता रहा हूं कि क्या पढ़ के जाना है आपको। लोक देवताओं के मंदिर इंपॉर्टेंट कहां कहां कर है, विशेष रूप से पंच पीरों के मंदिर। किसके मंदिर दोस्तों? पंच पीरों के मंदिर। 5 पीर, पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, 5 पीर पदार्जो, गोगाजी, जेहा। तो ये 5 पीरों के मंदिर कहां कहां है, ध्यान रख के जाना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मयूर ध्वजगढ़ है वो किसको कहा जाता है? मेहरानगढ़ को कहा जाता है। तो आप क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के जो दुर्ग है राजस्थान के अंदर, उन दुर्गों के नाम और उसी के साथ साथ उनके उपनाम। अब देखो मैंने ये बता दिया है कि पढ़ना क्या है, तो मैं रास्ता दिखा रहा हूं कि यहां से प्रश्न बन सकता है। किलों के उपनाम याद करना, जितने भी किले हैं उपनाम, 1 लाइनर रट डालो। इसी के साथ साथ बात करते हैं नेक्स्ट, स्थापत्य कला के अंदर गागरोन दुर्ग के बारे में पूछा गया। राजस्थान का पहला जल किला है, झालावाड़ के अंदर है, यहां से प्रश्न पूछा गया है। तो दूसरा जो जल किला कौन सा? भैंसरोडगढ़ का किला है जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो ध्यान रखना, इस जल जो दुर्ग है वो औदुक श्रेणी का दुर्ग है। पहले ये पूछ लिया, फिर पूछा कि जल दुर्ग गागरोन है ना, ये ऑप्शन में 2 बार पूछ लिया है। बसंतगढ़ दुर्ग है, ये शिरोई के अंदर है, कुंभा ने बनाया था। अच्छा ये प्रश्न पूछ ले कि किसने बनवाया था, यहां पर कुंभा के द्वारा बनवाए गए दुर्ग हो जाता है ये बसंतगढ़ वाला, है ना। भोमट का है, चाहे वो आपका ये विभिन्न किले जो जैसे 84 में से जो मेवाड़ के 32 दुर्गों का निर्माता किसे कहा जाता है? कुंभा को कहा जाता है। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण संग्राम सिंह ने करवाया था। इसी के इर्द गिर्द सारी चीजें आपको याद करनी है। ऐसा का ऐसा कोई भी चाहे जो मेवाड़ का मानसून पैलेस किसे कहते हैं या अन्य प्रकार के जितने प्रश्न हैं वो आपको इसके इर्द गिर्द याद करने हैं। कल की कक्षा में हम उनको डिटेल में देखेंगे। जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर में है। तो अब जब हम बात करें तो जल महल भी है जयपुर के अंदर। जितने भी दर्शनीय स्थल हैं उनको 1 लाइनर में याद करना है। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर है। ऐसे के ऐसे विभिन्न प्रकार के जो फेमस मंदिर हैं लोक देवियों के, करणी माता मंदिर है, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, सबको पता होना चाहिए देशनोक। और इसी के जैसे आपके जैसे बात करें झीण माता का मंदिर है रेवासा सीकर के अंदर। ये विभिन्न प्रकार के जितने भी मंदिर हैं माताओं के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं ये परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो ये स्थापत्य कला से 10 प्रश्न 6 नवंबर को पूछे गए हैं। मैंने यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस आपके सामने कर दिया है। अगला टॉपिक है धार्मिक पक्ष, यानी लोक देवी देवताओं से क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो लोक देवी देवताओं से थोड़े कम प्रश्न हैं, यहाँ पर देखिएगा। जैसे गौरी बाई को कहा जाता है वागड़ की मीरा कहते हैं। अच्छा राजस्थान की 2nd मीरा किसे कहते हैं? या फिर हम कह सकते हैं कि अन्य जो नाम है, जिन खिचड़ा भगवान कृष्ण को किसने खिलाया था, वो जो आपकी जब हम बात करें कर्माबाई कहाँ की हैं,
ऐसे प्रश्न आप ध्यान रखना, जो संत नारियां हैं उनके संबंधित प्रश्न याद करके जाना। धौलीधूप स्थान है वो किस संत से संबंधित हैं, तो अलवर के अंदर है और ये लालदास जी से संबंधित है, लालदासी संप्रदाय चलाया था। अब आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं इससे रिलेटेड, तो यहां पर धौलीधूप पूछ लिया है, आपको डेफिनेटली पूछेंगे नरैना, नारायणा, या जो आपका विशेष रूप से जो आपका कपिल मुनि की तपोस्थली पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ जो आपका अग्नि नृत्य है वहां जसनातियों से संबंधित कतरिया सर आपसे पूछ सकते हैं। आपको वन लाइनर पर फोकस करना पड़ेगा दोस्तों। इसी के साथ साथ देवनारायण जी से संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया, आसीन भीलवाड़ा, तो देवनारायण जी की फड़ पूछ सकते हैं, देवनारायण जी के संबंधित जो आपके उनका बचपन का नाम वगैरह ये सब याद करके जाना। 2 बार डाक टिकट जारी हुआ है वह भी याद करना, उसको हम कल की क्लास में देखेंगे। 13 ताली नृत्य की बात करें तो ये रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। 13 ताली की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है मांगी बाई, और 13 ताली नृत्य को आपको छान मानना है पूरा का पूरा, कहां से क्या प्रश्न बना है। अच्छा, इसी के साथ साथ अग्नि नृत्य आप याद करो, विभिन्न जो लोक देवता है या जो संत हैं उनसे संबंधित नृत्य वगैरह अगर आप याद करें तो एक अग्नि नृत्य हो जाता है। थाड़ी नृत्य की बात करें तो पाबू जी से संबंधित हो जाता है। सभी जो आपके लोक देवता है उनसे संबंधित नृत्यों के बारे में याद रखना है। यहां से प्रश्न बने हैं, आगे भी बनेंगे। मेले और त्योहार टॉपिक की मैं बात करूं तो मेले और त्योहार में बेणेश्वर धाम का मेला है जो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, डूंगरपुर के अंदर आयोजित होता है। प्रश्न आपसे यह पूछा जाएगा कि आदिवासियों का सेकंड कुंभ कौन सा है, तो घोटिया अंबा है, वो बांसवाड़ा के अंदर आयोजित होता है। कजली तीज आपसे भाद्रपद के महीने में छठे महीने में आयोजित होती है, ये पूछी गई है। कजली तीज जिसे बड़ी तीज भी कहते हैं, और ये आयोजित होते हैं कृष्ण पक्ष के अंदर, भादवे के कृष्ण पक्ष के अंदर। इससे 1 महीना छोटा कम कर लो, यानी कि श्रावण का महीना बोले तो 5वां महीना, और 5वें महीने के शुक्ल पक्ष को आयोजित होती है आपकी छोटी तीज। तो वो जयपुर की उसकी सवारी, और कजली तीज की बूंदी की, छोटी तीज जयपुर की फेमस और बड़ी तीज है वो बूंदी की फेमस है। तो इससे रिलेटेड इसके आसपास प्रश्न आपसे डेफिनेटली पूछे जाएंगे, ध्यान रखना इन टॉपिक्स में से। नेक्स्ट हम बात करें भाषा, बोलियां, साहित्य और लोक कला से हम बात करें। वागड़ी बोली जिसे भीली बोली कहा जाता है, ये किस क्षेत्र में बोली जाती है, वागड़ क्षेत्र के अंदर, बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर। देवीलाल जी सामन ने 1952 के अंदर उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा रूपायन संस्थान बोरुंदा, जैसे इसकी स्थापना किसने की। और भी बहुत सारे संस्थान हैं, जैसे हम बात करें जवाहर कला केंद्र की बात करें या संगीत संस्थान की बात करें, जितने भी संस्थान हैं, किताब आपके पास में हैं, कंटेंट आपके पास में है। तो लोक कला के जितने इंपॉर्टेंट संस्थान हैं और उनके द्वारा लोक कला संस्थान और उनके द्वारा निकाली जाने वाली पत्रिकाएं, ये जरूर याद करके जाना कि जागती ज्योत कहाँ से निकाली जाती है, किसके द्वारा निकाली जाती है, या मरुवाणी कौन निकालता है। पत्रिकाएं प्लस संस्थान, मैं हिंट दे रहा हूं, इन टॉपिक से पूछे गए हैं प्रश्न, आगे भी पूछे जाएंगे। कन्हैयालाल जी सेठिया की किताब पूछी गई है, लील टांस आपसे पूछी गई है। क्या पूछी गई है? लील टांस। कन्हैयालाल सेठिया की धोती धोरारी, पाथल और पीतल, ये पूछा जा सकता है। या फिर आपसे पूछा जाएगा विजयदान जी देथा की किताबों के बारे में, क्योंकि विजयदान जी देथा जिन्हें बीजी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट साहित्यकार हो जाते हैं विजयदान जी देथा, या मेघराज मुकुल वगैरह, या आपके आधुनिक जब हम साहित्यकारों की बात करते हैं तो और भी बहुत सारे नाम आते हैं। या प्रथम रचनाएं जो चाहे उपन्यास हैं, चाहे आपके कविताएं हैं, चाहे आपके कहानी संग्रह हैं, चाहे और भी बहुत सारी प्रथम रचनाएं याद करना, आधुनिक रचनाएं याद करना। इसी के साथ साथ मध्यकाल के अंदर आप याद करना, विशेष रूप से हम बात करें तो पृथ्वीराज आसो, पृथ्वीराज विजय वगैरह, ये जितने ग्रंथ हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इनसे आप एक सीख ले सकते हैं कि आगे कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे, एक ट्रेंड एनालिसिस है ये। वस्त्र और आभूषण की बात करें तो पैर का आभूषण नेवरी पूछा गया है, तो आपको पैर के साथ साथ सिर और हाथ, कमर, इन सब के आभूषण एक नज़र में कवर करने हैं, जो कॉमन हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ज़्यादा कोई विशेष डीप में नहीं जाना है। मेवाड़ की पगड़ियों के बारे में प्रश्न पूछा गया, जैसे अटपटी पगड़ी वगैरह, ये प्रश्न, तो अटपटी पगड़ी वगैरह और भी बहुत सारी पगड़ी, तो याद रखना जितनी भी पगड़ियां हैं उनको आपको पढ़ डालना है। ठीक है, पगड़ियां पढ़नी है। इसी के साथ साथ आपको वेशभूषा पढ़नी है। महिलाओं के वस्त्र कौन से हैं, आदिवासी महिलाओं के कौन से हैं, पुरुषों के कौन से हैं, खोयतु क्या है, ढेपाड़ा क्या है, और भी बहुत सारे आदिवासियों के, आम लोगों के द्वारा पोमचा वगैरह कितने टाइप के हैं, क्या हैं, सारे के सारे कपड़े, पगड़ियां और आभूषण एक बार देख के जाना, क्योंकि यहां से 2 प्रश्न आए हैं। लेकिन स्थापत्य कला मोस्ट इंपोर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के अंदर। अब मैं बात करूंगा हिस्ट्री की।
स्थापत्य कला मोस्ट इंपोर्टेंट है, 10+ क्वेश्चन है, काफी 10 से ज्यादा टॉपिक भी हो जाते हैं उसके अंदर, तो उसके ऊपर आपको 1 लाइनर क्वेश्चन तैयार करने हैं इन टॉपिक्स में से। राजस्थान के इतिहास की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने निकल करके आता है राजस्थान के इतिहास के स्रोतों के अंदर। अगर हम बात करें, जैसे राज रत्नाकर सदाशिव का ये प्रश्न पूछ लिया, गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा की किताब पूछी गई है, तो आप दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा या जो अन्य इतिहासकार हैं उनके जो आप पढ़ते हैं उनकी किताबें, है ना, जैसे अर्ली चौहान डायनेस्टीज है और भी बहुत सारी किताबें हैं, तो वो ध्यान रखना कि किन की किताबें हैं, ठीक है। और मानमौरी का शिलालेख जो 713 ईस्वी का है, ये पूछ लिया गया आपसे, तो डेफिनेटली याद करिएगा कि आपको ये चित्तौड़गढ़ से संबंधित मानमौरी शिलालेख से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो निश्चित रूप से आपसे पूछा जा सकता है कि अन्य शिलालेख, जैसे हम बात करें घोषुंडी का, मोस्ट इंपोर्टेंट है घोषुंडी शिलालेख, है ना, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का घोषुंडी शिलालेख की हम बात करें, ये 2nd ईसा पूर्व का है, जिससे हमें भागवत और वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। तो ये आपको इससे संबंधित अन्य जैसे कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, राज सिंह प्रशस्ति है, राय सिंह प्रशस्ति है, इसी के साथ साथ जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रशस्तियां हैं, चाहे विजय जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति हैं, कब की हैं, किसके समय की हैं, डेट और टाइम और कहाँ से मिली हैं, याद करके जाना। आगे बात करें इतिहास के स्रोतों के बाद में राजस्थान की सभ्यताओं से संबंधित 3 प्रश्न यहाँ और पूछे गए हैं। कालीबंगा की खोज पूछ लिए, तो कालीबंगा के उत्खननकर्ता कौन है, बीबी लाल और बीके थापर, और बीबी लाल की तो हाल ही में निधन हुआ है, तो प्रश्न पूछ जाना लाजिमी है। सुनारी एक लौह युगीन सभ्यता स्थल है, तो प्रश्न पूछा गया है कि ये कौन से जिले में स्थित है, तो आपको अन्य जो सभ्यताएं हैं जिनकी हम बात करें, चाहे वो आहड़ की हैं, आपको पढ़ना है आहड़ के साथ साथ आप याद करिएगा गणेश्वर, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, ये जितनी अन्य सभ्यताएं हैं इनको भी आप 4-5 अन्य सभ्यताओं के 1 लाइनर क्वेश्चन, किसने इसकी खोज की, किसने इसका उत्खनन किया, कब किया, क्या मिला है वहां से, एक लाइनर जो 1 लाइनर के जो प्रश्न हैं वो आपको देखने। ये दस्तूर कौमवार है ना, ये दोस्तों स्रोत का प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास के स्रोत का प्रश्न है। ये जयपुर के राज परिवार से, जो जयपुर राजाओं के द्वारा जो दस्तावेज होते हैं वो दस्तूर कौमवार कहते हैं। तो एक प्रश्न है पड़ाका बई क्या होती है, तो पड़ाका बई की जब हम बात करते हैं तो मेवाड़ से संबंधित है ना। तो ऐसे के ऐसे आपको विभिन्न राजघरानों से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो इतिहास के स्रोत हैं वो डेफिनेटली आपको वहां पर मिल जाएंगे। सभ्यताओं में कालीबंगा पूछ लिए, तो आहड़, गणेश्वर याद करके जाना, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखें राजवंशों से संबंधित प्रश्न देखें, तो नाथ प्रशस्ति पूछी गई है, मेवाड़ राजवंश से संबंधित जानकारी देता है। खनवा का युद्ध में बीकानेर के कल्याणमल ने भाग लिया है, तो खनवा के साथ साथ आप तराइन के युद्ध को देख करके जाएं, तराइन के साथ साथ आप पानीपत के तीनों युद्ध देख करके जाएं। जैसे हम बात करें पानीपत के तीनों युद्ध की क्या बात करें, हम जो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम जब देखेंगे तो वो आपको विशेष रूप से याद करना है। तराइन हो गया, पानीपत का युद्ध हो गया, देखिएगा। इसी के साथ साथ हम बीकानेर के अनूप सिंह की उपाधि, जो माही भराती जो उपाधि है, ये उस टाइम की राजाओं की उपाधियां आपको विशेष रूप से याद करनी है। जैसे हम बात करें आमेर के राजाओं की उपाधियां, खूब सारी उपाधि दी गई, किसी को सवाई, जैसे हम बात करें सवाई हो गई, किसी को फर्जंद वाला प्रश्न तो पूछा गया है ना, मान सिंह वाला प्रश्न तो पूछा गया है। और किसी भी राजा की, चाहे वो मेवाड़ के हो, चाहे मारवाड़ के हो, चाहे आमेर के हो राजा, इनकी उपाधियां आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि उपाधि किसने दी है। तो क्योंकि प्रश्न पूछा गया है, एक नहीं 2 बार पूछा गया है, एक मान सिंह के संबंध पूछा गया है, एक अनूप सिंह के संबंध पूछा गया है। आना सागर का निर्माण अर्णोराज ने कराया, यही प्रश्न जब जियोग्राफी में आता तो पूछ लेते हैं किस जिले में स्थित है, तो ये आना सागर झील 2 बार प्रश्न पूछा गया है। अगली बार पूछ सकते हैं कि इसका निर्माण वगैरह कब करवाया गया, तो ये मैं डेफिनेटली मैं कल की क्लास में कवर करूंगा। फर्जंद की उपाधि किसकी है, तो ये मान सिंह की है। मैंने कहा ना, उपाधियां राजाओं की घोट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कीर्तिपाल ने 1182 में जालोर में चौहान शाखा स्थापित की, तो कोई भी राजवंश है उसकी शाखाएं हैं, तो वो आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई भी राजवंश है, तो जैसे हम गुइलों की बात करें तो दक्षिणी राजस्थान के अंदर, दक्षिण पूर्व राजस्थान के अंदर, और जब हम मारवाड़ की बात करें राठौड़ों की, तो उनकी शाखाएं अलग अलग, किशनगढ़ के अंदर कब, बीकानेर के अंदर कब, और विशेष रूप से जब हम बात करें आमेर के संबंध में, तो इनकी राजधानियां कब कब क्या क्या रही हैं। थोड़ा सा राजवंश के संबंध में आपको एक ऊपरी ज्ञान होना चाहिए कि कब स्थापना होती है, कौन कौन सी इसकी शाखाएं हैं, अंदर राजाओं ने क्या क्या किया, वो भले ही आप अभी लास्ट टाइम में छोड़ सकते हैं, लेकिन ऊपरी ज्ञान आपको करना पड़ेगा।
खातौली का युद्ध पूछा है सांगा का जो 1517 का है, इसके बाद बाड़ी का युद्ध है, उसके बाद बयाना का युद्ध है, उसके बाद खनवा का युद्ध है। तो सांगा के युद्ध तो बार बार पूछे गए हैं इस वनपाल के पेपर के अंदर। बीकानेर के कल्याणमल का भी प्रश्न आ गया कि उन्होंने खनवा के युद्ध में भाग लिया, तो आपसे पूछ सकते हैं कि 17 मार्च 1527 को जो खनवा का युद्ध होता है उसकी डेट पूछ सकते हैं, किस राजा ने भाग लिया। बीकानेर के कल्याणमल के बारे में पूछा गया, तो आपसे जो जो राजाओं ने खनवा के युद्ध में भाग लिया ध्यान करके जाना उन राजाओं के नाम। करौली को यादव वंश के धर्मपाल ने राजधानी बनाया था, तो राजवंश से संबंधित एक प्रश्न है। टोटल राजवंश से संबंधित 8 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। और कल्चर के अंदर बताऊं तो आपके स्थापत्य कला में 10 से ज़्यादा प्रश्न थे, तो ये याद रखना। यहाँ पर जो 60 प्रश्न 2 पारियों में पूछे गए उनमें लगभग 1/3 तो एक तो राजवंश से पूछे गए हैं और एक स्थापत्य कला से पूछे गए हैं। तो इन दोनों को बहुत डीप में पढ़ना है। इनके जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न है अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के, मुझे पता है आपके पास वो किताबें हैं, तो आप प्रीवियस ईयर के इन दोनों टॉपिकों के सारे प्रश्न पढ़ के जाएं, उन्हीं में से आपको अधिकांश प्रश्न मिल जाएंगे। 1857 की क्रांति की मैं बात करूं तो कोटा ने भाग नहीं लिया, तो कोटा के जयदयाल मेहराब खान के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं, वो क्रांतिकारी थे उस समय। या अववा के ठाकुर खुशहाल सिंह के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं, या क्रांति के प्रमुख केंद्र पूछ सकते हैं, छावनियां पूछ सकते हैं, प्रमुख पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे, पीए कहाँ कहाँ पर थे, कौन कौन थे, क्रांति कहाँ हुई उन छावनियों के अंदर, कहाँ नहीं हुई, ये सतही जानकारी आपको होनी चाहिए। जन जागृति एक बड़ा टॉपिक है। जन जागृति के अंदर किसान आंदोलन, जन जागरण के अंदर किसान आंदोलन, चाहे समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, चाहे कुछ भी हैं, जिनकी वजह से राजस्थान के अंदर उन किसान आंदोलनों की या भील आंदोलन, आदिवासी आंदोलनों की वजह से राजस्थान के लोगों में जागृति आई, वे सभी चीजें आती है। तो इसमें से भी काफी प्रश्न पूछे गए हैं, मैं लगभग 10 प्रश्न पूछे गए हैं। तो 3 टॉपिक में हिस्ट्री और कल्चर के अंदर ले रहा हूं, जिसमें से 30 प्रश्न पूछे गए हैं। स्थापत्य कला, राजवंश और जन जागृति। जन जागृति में देखो भीलवाड़ा में महिला आश्रम, नारायणी देवी वर्मा के बारे में प्रश्न पूछा है। जैसे आपके अंजना देवी चौधरी के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं, या आपके जो बात करें हीरालाल जी शास्त्री की पत्नी रतन शास्त्री, उनके बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं, जो आपकी पहली पद्म विभूषण से सम्मानित महिला है। तो ये थोड़े से प्रश्न बनते हैं। पहली जेल जाने वाली जैसे हो गई अंजना देवी चौधरी, तो उनके बारे में प्रश्न याद करना, ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, महिलाओं के संबंधित है ना, महिला प्रमुख महिलाएं जो राजस्थान के आधुनिक राजस्थान के इतिहास के अंदर अलग से टॉपिक दिया गया है, उनके नाम पढ़ के जाएं। गोविंद गुरु के बारे में प्रश्न पूछा गया, एक नहीं 2 बार पूछा गया। एक संप सभा के संबंध पूछ लिया गया, एक प्रजामंडल से संबंधित नहीं है ये पूछ लिया। तो गोविंद गुरु पूछ लिया है, तो आपको माणिक्यलाल वर्मा के बारे में प्रश्न नहीं पूछा है। तो मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं कि माणिक्यलाल वर्मा को आप पढ़ के जाएं। माणिक्यलाल वर्मा नहीं, मोतीलाल तेजावत। माणिक्यलाल वर्मा तो आपके जन जागरण से संबंधित हो गए प्रजामंडलों के अंदर। यहां पर मोतीलाल जी तेजावत और माणिक्यलाल वर्मा दोनों को देखें, लेकिन मोतीलाल जी तेजावत को आप जरूर देखेगा, है ना। इनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के आंदोलन वगैरह, एक ही आंदोलन आपको देखकर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो गोविंद गुरु है 2 बार प्रश्न पूछ लिया। इनसे संबंधित समसभा पूछ ली, इनसे संबंधित भगत पंथ पूछ लिया। तो मोतीलाल तेजावत 12 और 13 नवंबर को निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। 1881 का भील विद्रोह मेवाड़ के बारापाल से शुरू होता है, तो उस समय के जो विद्रोह को आप थोड़ा देखें, विभिन्न प्रकार के विद्रोह को। और हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक हैं, तो प्रजामंडलों के अंदर हाड़ौती क्षेत्र के पूछ लिए, तो आप कोटा, बूंदी आदि के भी देख करके जाएं। या जो प्रमुख प्रजामंडल हैं उनके संस्थापक, चाहे 5-7 ही आप याद करके जाएं, पर याद करें। राजस्थान केसरी जैसे समाचार पत्र हैं, तो ये विजय सिंह जी पति के समय देखिएगा सबसे पहली बार वर्धा से प्रकाशित होता है। तो उस समय की जो प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाएं, अलग से एक टॉपिक है, उनमें जो इंपॉर्टेंट हैं, किसने क्या योगदान दिया है, किस नाम से प्रकाशित होता है, उनको भी एक बार आप जरूर देखें। बरड़ किसान आंदोलन का संबंध बूंदी से, तो जो प्रमुख किसान आंदोलन, बिजोलिया नहीं पूछा ना, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पति पूछ लिया, तो अगला प्रश्न बिजोलिया से पूछा जा सकता है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन जो राजस्थान में सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है ना, तो आपको बिजोलिया के बारे में पता होना चाहिए। बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा में, बिजोलिया का नेतृत्व कब कब किसने किया है, और बिजोलिया के संबंध जितने फैक्ट है थोड़े से देखना है।
गोविंद गुरु ने संप सभा का गठन किया, इसी के साथ साथ इन्होंने भगत आंदोलन चलाया। इसी तरह मैं आपको कहूंगा कि हम बात करेंगे मोतीलाल जी तेजावत के एक ही आंदोलन के संबंध में, ठीक है, तो वो भी याद करके जाएं। जाट महासभा का 1925 का सम्मेलन है पुष्कर में, तो जाट क्षेत्रीय सभा है वो 1931 में गठित होती है, 33 में उसका सम्मेलन होता है। वो कटराता सीकर वाला अलग है, ये वाला तो अलग है। करौली में विद्रोह का नेतृत्व है वो मदन सिंह के नेतृत्व हुआ, तो आप उस समय के विद्रोह और प्रमुख व्यक्ति देख सकते हैं। बाकी विशेष फोकस गोविंद गुरु की तरह आप मोतीलाल तेजावत और किसान आंदोलनों पर, बिजोलिया किसान आंदोलन पर रख सकते हैं। लास्ट टॉपिक है अपना एकीकरण। एकीकरण से भी प्रश्न पूछे गए हैं, 3-4 प्रश्न पूछे गए हैं। एकीकरण के कुल चरण कितने हैं? 7 चरण हैं। मत्स्य संघ भी पूछ लिया गया है, मत्स्य संघ पूछ लिया है, व्रत राजस्थान पूछ लिया है, तो मत्स्य संघ की डेट आपसे पूछ सकते हैं। मत्स्य संघ का राज प्रमुख पूछ लिया है और व्रत राजस्थान का राज प्रमुख पूछ लिया है। तो 7 चरण के समय आप देखोगे विभिन्न टाइम पर कौन कौन क्या पद हैं, उनको आप एक बार देख लो, ठीक है। इसी के साथ साथ वो नाम तो आप देखोगे, लेकिन एक थोड़ी ऊपरी तौर पर आपको पता होना चाहिए, जैसे 7 साल 8 महीने और 14 दिन का टोटल टाइम जो लगता है एकीकरण के अंदर, ये टाइम पीरियड कहाँ से लेकर कहाँ तक, पहले चरण है वो कब शुरू होता है, क्या बनता है पहले चरण में, दूसरे चरण में क्या बनता है, और प्रमुख पद आप याद करके जाना। तो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट लास्ट बता देना चाहता हूं कि जो आपके कल्चर वाले टॉपिक की हम बात करें, कल्चर में आपके स्थापत्य कला में 10-12 प्रश्न पूछे गए हैं ना, स्थापत्य वाले टॉपिक से 10 क्वेश्चन पूछे गए। इसी के साथ साथ हम बात करें राजवंश इतिहास के अंदर, हिस्ट्री की बात करें तो आपके राजवंश वाले टॉपिक से पूछे गए हैं लगभग इतने ही प्रश्न, 8-10, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं बात करूं आपके जो नेक्स्ट टॉपिक है जन जागरण वाला, जन जागरण वाले टॉपिक से भी यहां पर 10 के लगभग प्रश्न पूछे गए हैं हिस्ट्री के अंदर। तो 30 प्रश्न तो इन 3 टॉपिक से पूछे गए हैं। बाकी वाले मिक्स प्रश्न चित्रकला है चाहे हस्तकला है, उनसे मिलाकर के 40-50 प्रश्न हो जाते हैं। आई होप आप सबको पता चला होगा। अब मैं विजेंद्र जी सर को बुलाऊंगा कि आपको भूगोल के कौन कौन से टॉपिक है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको गाइड करेंगे। सर बिल्कुल धन्यवाद सर। और जिस प्रकार से सर ने आपको राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के बारे में बताया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले टाइम में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं वन रक्षक के लिए, जो मैं आपको शुरू में ही कह रहा हूँ कि केवल क्वेश्चन का लेवल कम हो सकता है, बाकी वेटेज जो है वो का यही रहने वाला है। राजस्थान जीके में भी यही वेटेज रहेगा। इसीलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि राजस्थान जो जीके है बेसिकली हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और आपके जो है मुख्य रूप से इन 3 के ऊपर से ही क्वेश्चन पूछा गया है। इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन थे, 2-2, 3-3 क्वेश्चन, उनके ऊपर जो है वह आपका विशेष रूप से जो है वह एक प्रकार से पकड़ जो है इसके ऊपर रहनी चाहिए। अपन शुरू करेंगे राजस्थान भूगोल एवं अर्थव्यवस्था। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो बने हैं। चूंकि मेरा थोड़ा सा पैटर्न जो है वो मदन सर से थोड़ा सा अलग है, मैं आपके लिए टॉपिक वाइज लेकर आया हूँ कि जैसे राजस्थान का सामान्य परिचय है, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और जो है इसमें से आगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि राजस्थान के सामान्य परिचय के अंदर क्या क्या पढ़ा जाता है कि राजस्थान का नामकरण आता है, जैसे कि राजस्थान जो है इसके लिए स्थिति विस्तार आता है, स्थिति विस्तार। इसके अंदर राजस्थान के लिए क्षेत्रफल जो है यह पढ़ा जाता है, राजस्थान का क्षेत्रफल वगैरह, जिलों का क्षेत्रफल अवरोही आरोही क्रम के अंदर। राजस्थान जो है उसकी सीमाएं आती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, मुख्य रूप से जो है ये आते हैं। इसके अलावा राजस्थान के अंदर जिला और संभाग व्यवस्था, यानी कि राजस्थान के अंदर जिलों का निर्माण कब क्या हुआ है, संभागीय व्यवस्था कब बनी है, किसने बनाई, किसने खत्म की, ये आपके टॉपिक इसके अंतर्गत पढ़े जाते हैं। अब देखना क्वेश्चन क्या क्या इसमें पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से कौन सी रेडक्लिफ जो रेखा है उसके रूप में जानी जाती है। रेडक्लिफ रेखा यानी कि यह एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि पहला क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा में से पूछा गया है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, आंसर जो है वो आप सभी को पता है, आंसर की बता भी दी थी। राजस्थान का उत्तर दक्षिण जो विस्तार है ये क्या है, यानी कि यह क्वेश्चन जो है वो कहां से पूछा गया है, राजस्थान के अंदर स्थिति विस्तार जो है यहां से पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन, यानी कि इसमें से एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। इसके अलावा अगर अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कितने भारतीय राज्य जो है वह राजस्थान के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। 5 राज्य करते हैं अपनी सीमा साझा, यानी कि यह भी क्वेश्चन कौन सा आ गया, अंतर्राज्यीय सीमा वाला आ गया। यानी कि एक क्वेश्चन तो कौन सा आ गया, एक क्वेश्चन तो आ गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा का और एक क्वेश्चन कौन सा आ गया, अंतर्राज्यीय सीमा का आ गया। यानी कि क्वेश्चन जो है वो कहां कहां पर घुमा है, या तो स्थिति विस्तार या फिर आपके सीमाएं। यानी कि अगर आप वनपाल के पेपर की अगर देने जा रहे हैं तो आपका मुख्य फोकस किसके ऊपर होना चाहिए,
एक तो राजस्थान की सीमाएं जो कि दोनों प्रकार की आती है, यानी कि एक तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकार की आती है और एक आपके राज्य के साथ में जो सीमाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य, इन दोनों की दोनों सीमाओं को देख के जाना है, कितने किलोमीटर है, कौन सी क्या है, किस राज्य के साथ में कौन कौन से जिले लगते हैं, वो सारी के सारा पोर्शन आपका सीमाओं से हो जाएगा। एक आपको ध्यान रखना है स्थिति और विस्तार के ऊपर, यानी कि यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है। जैसे कि इस बार उत्तर दक्षिण विस्तार पूछा है, हो सकता है इस बार उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का अंतर पूछ ले, या फिर पूर्व पश्चिम पूछ लिया जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है राजस्थान का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार पूछ लिया जाए, क्योंकि उस लेवल के अंदर वो नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि लेवल तो उसी से ही कम आएगा, वनपाल से कम लेवल का आएगा, इसलिए हो सकता है अंतर वगैरह इसमें पूछ लिया जाए। मेन फोकस जो है वो आपका इन दो के ऊपर रहना चाहिए। नामकरण से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, कोई आवश्यकता नहीं है कि टोड ने दिया है क्या दिया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्षेत्रफल भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। एक और टॉपिक आपके आता है राजस्थान के अंदर जो है वो जिलों की आकृतियां, जिला जो है उनकी आकृतियां, राजस्थान की खुद की आकृति, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, और राजस्थान के जिलों की आकृतियां। ये मुख्य रूप से 6 टॉपिक जो है वो इसके अंतर्गत पढ़े जाते हैं राजस्थान के सामान्य परिचय में। वनपाल के अंदर 2 क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, 1 क्वेश्चन यहां से आया है, यानी आपका भी मेन फोकस जो है वो इस पर और इस पर रहना चाहिए। यानी कि राजस्थान के सामान्य परिचय से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चन जो है वो टोटल आपके यहां पर आए हैं, बिल्कुल ये 3 ही क्वेश्चन है। अगला टॉपिक आता है भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश के अंदर अगर अपन बात करें तो राजस्थान का जो मुख्य रूप से भौतिक प्रदेश है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंदर मुख्य रूप से जो है वो 4 ही पार्ट पढ़े जाते हैं। 4 पार्ट अपन पढ़ते हैं, सभी ने आपने पढ़ा होगा कि उत्तर पश्चिमी रेतीला जो मैदान है, पहला तो ये पढ़ा जाता है, दूसरा पढ़ा जाता है अरावली पर्वतमाला, चौथा पार्ट जो आता है यह आता है पूर्वी मैदान, और 5वां जो पार्ट आता है यह आता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्व का जो पठार है। अब क्वेश्चन देखना कहां से पूछे गए, मेनली ये 4 ही पार्ट होते हैं भौतिक प्रदेश के अंदर। पहला जो क्वेश्चन आया है वह आपके सामने क्वेश्चन कहां से आया है, क्वेश्चन आया है कि राजस्थान में कौन सा जो है वह राजस्थान के बांगड़ प्रदेश का भाग नहीं है। बेसिकली राजस्थान बांगड़ प्रदेश कहा जाता है राजस्थान का जो इस उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान को 2 भागों में बांटा जाता है, शुष्क और अर्ध शुष्क में। उस अर्ध शुष्क को कहा जाता है राजस्थान बांगड़ प्रदेश, और उसके अंतर्गत 4 पार्ट आते हैं, तो उसमें से जो है वो बनास बेसिन नहीं है बेसिकली। तो एक क्वेश्चन जो है वो आपको रेतीले मैदान से पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें से आया है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है मालानी की जो पहाड़ियां है ये राजस्थान में कहां पर है। पहाड़ी आ गई, यानी कि अरावली का पोर्शन ये आ जाता है, यानी कि दूसरा क्वेश्चन जो है वो कहां से पूछा गया है, अरावली से। ये 2 ही क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछे गए हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। यानी कि 2 क्वेश्चन जो है वह राजस्थान के अंदर आपको कहां से मिले हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश जो है यहां से 2 क्वेश्चन मिले हैं। तो इसमें से अब क्या पढ़ा जाए, तो मेरे हिसाब से इसमें आपको वापस उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान के ऊपर विशेष फोकस रखना चाहिए कि राजस्थान के अंदर उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, जैसे कि गोडवाड़ प्रदेश जो है वह इसके अंतर्गत आता है, नाली प्रदेश आता है, गंगानगर हनुमानगढ़ का हुआ, या फिर बालू का जो आपके बालू का स्तूप मुक्त वाला जो क्षेत्र है वह इसके अंदर पढ़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट बालू का स्तूप देख लेना है, अर्धचंद्राकार, बरखान या बरछान जो है वो बालू का स्तूप हुआ, ये इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अरावली हमेशा से महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है भौतिक प्रदेश के अंदर, यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें क्वेश्चन पूछने की और संभावना भी है। अरावली के अंदर आपको ज्यादा नहीं तो 5 जो सर्वोच्च चोटियां उनकी ऊंचाई याद कर लेना, ज्यादा नहीं हो तो 10 जो चोटियां हैं उनका एक प्रकार से अवरोही क्रम याद कर लेना। इसके अलावा अरावली के अंदर जो प्रमुख पठार है वो एक बार देख लेना, दर्रे जो है वो देख लेना, यहां से क्वेश्चन जो है बनने की ज्यादा संभावना है। बाकी अरावली का विभाजन वगैरह वो आपके वन रक्षक के लेवल का नहीं है, इसलिए उसके ऊपर आपको नहीं जाना है। पूर्वी मैदान से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, इसमें एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आता है जो हो सकता है पूछ ले कि पूर्वी मैदान के अंदर जो बाणगंगा करौली का मैदान है ये कौन से नदी के बेसिन में आता है, बनास नदी याद रखला। इसके अलावा इसमें से क्वेश्चन की संभावना कम आती है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर भी कोई इतना खास क्वेश्चन जो है वो नहीं बन सकता है वन रक्षक के अंदर। हो सकता है इसमें से बने कि जो हाड़ौती का पठार है उसमें कौन कौन से जिले शामिल है वो आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से पूछा जा सकता है, 10th स्तर के हिसाब से। ठीक है, मेनली जो आपका फोकस रहना चाहिए उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान और अरावली के ऊपर रहना चाहिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक उसके अंदर शाहबाद रामगढ़ की पहाड़ियां याद रख लेना जो 12 के अंदर है। 2 क्वेश्चन यहां से आते हैं जो आपके इसके अंतर्गत आते हैं। अगला टॉपिक जो है वह आता है आपका अपवाह तंत्र एवं जिले। अपवाह तंत्र के अंदर मुख्य रूप से जो है वह राजस्थान की नदियां पढ़ी जाती है। राजस्थान में 3 प्रकार की जो है वो नदियां आती है। एक तो वह आती है जो अरब सागर में गिरती है, एक वो होती है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और एक वह होती है जो कहीं पे नहीं गिरती है, यानी कि जो आपका मरुस्थल है या फिर अंत्य स्थल जो है वहीं पर ही ये विलुप्त हो जाती है। और जिले जो है यह मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर 2 प्रकार की होती है, एक मीठी जिले होती है और एक होती है आपके खारी जिले। 2 प्रकार की जिले होती है। अब क्वेश्चन देखो कहां से क्या पूछा गया है, मेन उसके ऊपर आते हैं अपन, आपको क्या पढ़ना है वो भी मैं बता दूंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है घेब सागर झील कहाँ है, डूंगरपुर में है घेब सागर झील, यानी कि क्वेश्चन कहां से आया है, झील से। पहला क्वेश्चन जो है वो झील से आ गया है, घेब सागर एक मीठे पानी की झील है।
अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रवाह है जो वो नदी नहीं है, यानी कि नदी का क्वेश्चन आया है, आंतरिक प्रवाह से आया है। इसका मतलब जो कि इसका आंसर बेसिकली जो है वो साबी नदी है, यानी कि नदी से एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहां से ये जो आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि अब आपको जो देख के जाना है वो क्या देखना है, नदियों के अंदर विशेष रूप से जो आंतरिक अफवाह वाली नदियां हैं वो देख लेना, जैसे कि काकने या फिर जिसको मसूरदी या फिर काक नदी बोलते हैं, गग्गर नदी हुई, साबी नदी हुई, रूपारेल नदी हुई, कांतली नदी हुई, ठीक है ना। जो यहाँ पर जो आपको पूछी गई है वो कौन सी नदी है इसके अंदर, जैसे कि कौन सी है, तो इसमें साबी नदी है। जो इंपॉर्टेंट आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं वो जरूर रट के जाना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि कौन सी आंतरिक प्रवाह की है, कौन सी बंगाल की खाड़ी की है, कौन सी अरब सागर की है। तो पहली आपकी प्रायोरिटी नदियों में यही रहनी चाहिए कि कौन कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सी इधर गिरती है, कौन सी आंतरिक प्रवाह। उसका सबसे बेस्ट ये है कि क्वेश्चन मैक्सिमम जो है वो आंतरिक प्रवाह का बनता है, इसलिए आपको ये याद कर लीजिए बस कि आंतरिक प्रवाह वाली कौन कौन सी नदियां हैं, तो आपका आंसर आसानी से मिल जाएगा। यानी कि यहां पर जो आपको फोकस रखना है वो आंतरिक प्रवाह पर रखना है, नदियों के अंदर। दूसरी चीज, नदियों के अंदर ही बांध आते तो आगे इसमें अभी देखो अगला जो क्वेश्चन है वो आपके बांध से ही है, जैसे कि जेत सागर तालाब। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वह है जेत सागर तालाब। अब ये एक प्रकार का तालाब है जो कि बूंदी के अंदर स्थित है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो एक प्रकार से ये झील से क्वेश्चन आया है, यानी कि ये क्वेश्चन भी जो है वो आपका कहां से आया है, ये क्वेश्चन भी आपके झील से ही आया है। जेत सागर मीठे पानी का एक प्रकार से झील उसको कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है वो राजस्थान के किस जिले के अंदर आना सागर झील है, अजमेर के अंदर। वापिस एक और क्वेश्चन जो है वो कहां से आया है, आपका झील से क्वेश्चन आया है, यानी कि डायरेक्ट फैक्चुअली जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है? बिल्कुल यही क्वेश्चन है आपके राजस्थान के अंदर अफवाह तंत्र एवं झीलों से, यानी कि 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं मीठे पानी की झीलों से एवं तालाब से, और 2 क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन जो है वो आपके नदियों से पूछा गया है। यानी कि टोटल जो क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं अफवाह तंत्र एवं झीलों से, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं टोटल? 4 क्वेश्चन जो है वो इसमें से पूछे गए हैं। अब इन्हें 4 क्वेश्चनों में आपका फोकस नदियों का मैंने पूरा का पूरा बता दिया। झीलों के अंदर आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि राजस्थान के अंदर लिमिटेड ही जो है वो खारे पानी की झीलें हैं। मैंने एक ट्रिक भी बता रखी है यूट्यूब के ऊपर, तो उस ट्रिक के हिसाब से आप खारे पानी की झीलें जरूर याद करके जाना है। हो सकता है आपको क्वेश्चन मिल जाए कि निम्नलिखित में से कौन से खारे पानी की झील है, बाकी 3 मीठी दी हुई रहेगी, 1 खारी रहेगी। तो लगभग 10-12 के आसपास जो है ये खारे पानी की झील है, ये याद करके चल जाओ। डिफरेंस करने वाला आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा राजस्थान की जो खास खास जिले हैं मीठे पानी की, उनका केवल जिला याद करके चले जाना है, उससे डीप में क्वेश्चन आएगा नहीं। जैसे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि घेब सागर कहाँ पर है, जिसको एडवर्ड सागर बोलते हैं, डूंगरपुर में। तो केवल आपको जिला ही याद करके जाना है। जैसे कि यहाँ पर जेत सागर पूछा है, बूंदी के अंदर है, या फिर यहाँ पर आना सागर पूछा, अजमेर में है। यानी केवल मीठे पानी की झील और उसका जिला कौन सा है ये याद करके चल जाओ, और खारे पानी की जो जिले हैं राजस्थान के अंदर वो कौन कौन सी है, यह चीज जो है वो आप इसके अंतर्गत क्या कर जाओ, याद करके चले जाओ। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। मीठी के अंदर केवल क्या याद करना है, डिस्ट्रिक्ट याद करना है, और खारी के अंदर उसको डिफरेंस करने वाला आप याद कर लेना। अगला टॉपिक देखो, अगला टॉपिक आता है सिंचाई परियोजनाएं। सिंचाई परियोजनाएं बेसिकली 2 प्रकार से हो सकती है। एक तो होती है जो होती है आपके बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जिनको बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देश्य वाली परियोजना, और एक होती है आपके मुख्य रूप से जो है वो सिंचाई परियोजना। और इसी में ही एक टॉपिक और आता है जिसको कहा जाता है जल संसाधन। जल संसाधन, तो ये प्रमुख रूप से 3 पोर्शन इसके अंदर पढ़े जाते हैं। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मुख्य रूप से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आए हैं। वैसे सिद्धमुख परियोजना पूछा गया है राजस्थान के कौन से जिले में है, चूंकि ये क्वेश्चन रिलेट हो सकता है, मैंने बताया भी था। सिद्धमुख जो कि आपके हनुमानगढ़ के अंदर भाखड़ा नहर से निकलता है, चूरू के अंदर जाता है, यानी कि नहरों से क्वेश्चन आया है सिद्धमुख नहर से। तो अब बची हुई नहरें कौन कौन सी है वो आप पढ़ के चले जाओ। जैसे कि नोहर प्रोजेक्ट जो है वह आपका हनुमानगढ़ में है, रतनपुर वितरिका जो है वह कहाँ पर है, थोड़ा बहुत गंग नहर जो है IGNP है, इनके जिले पढ़ के चले जाना। क्वेश्चन जो है वो जिलों के ऊपर ज्यादा फोकस रखा गया है, डीप के अंदर नहीं गए हैं कि IGNP के अंदर से जैसे कि आपके चौधरी कुंभाराम आर्य कौन कौन से जिलों में सिंचाई देती है, इस लेवल का क्वेश्चन नहीं बना है। इसका मतलब आपको अब भी क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट का ही पूछा जाएगा, ज्यादा डीप में नहीं जाने वाले हैं। तो एक बार आपको डिस्ट्रिक्ट जो है उनका थोड़ा सा नॉलेज रख लेना है। इसके अलावा भी जो राजस्थान के अंदर जैसे कि नर्मदा परियोजना है कि जालोर और बाड़मेर में आ रही है, जो भी मेन परियोजनाएं हैं राजस्थान की वो आपको फोकस करना है इसके अंतर्गत। यानी कि पहला क्वेश्चन जो है वो आपको कहां से पूछा गया है, सिंचाई परियोजनाओं से। एक क्वेश्चन तो यहां से आ गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जैसे कि चंबल परियोजना, माही, इंदिरा गांधी और भाखड़ा नागल। यह
दो या दो से ज्यादा राज्यों के बीच में, यानी कि यह एक प्रकार की बहुउद्देशीय परियोजना है। और बहुउद्देशीय परियोजना है तो आपको एक क्वेश्चन यहां से मिला है बहुउद्देशीय से, यानी कि आपका अगला फोकस जो है वो रहना चाहिए कि इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अतिरिक्त एक बार तो इनको देख के जाना है, इनमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके अलावा थोड़ा सा आप प्रतिशत देख के चले जाना कि जैसे कि चंबल के अंदर राजस्थान और एमपी का प्रतिशत कितना कितना है, माही के अंदर गुजरात राजस्थान का क्या है, भाखड़ा नांगल में क्या है, पंजाब हरियाणा राजस्थान का, वो एक बार देख के चले जाना, थोड़ा सा वहां से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपके लिए बना है वो क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत है। तो सिंचाई का मैंने जैसे बताया है, जैसे कि नलकूप सबसे ज्यादा है, दोनों के अंदर नलकूप पहले नंबर पर आता है, तो नलकूप सबसे ज्यादा है, तो सिंचाई के प्रमुख साधनों के अंदर से एक क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा गया है। कहाँ से? सिंचाई से एक क्वेश्चन आया है, सिंचाई के संसाधनों से। यानी कि आपको अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का टोटल जो आपका सतही जल है उसका राजस्थान में कितना है, भूजल जो है उसका कितना प्रतिशत है, या फिर राजस्थान में सबसे ज्यादा कुएं नलकूप से सिंचाई कहाँ पर होती है, तालाब से कहाँ पर होती है, नहरों से कहाँ पर होती है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन जल संसाधन में आ सकते हैं। तो वो सारे के सारे एक बार आप फैक्ट देख लीजिए, यहां से क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाने की संभावना है। तो आपका मेनली जो फोकस होना चाहिए जल संसाधन में, मैंने बता ही दिया है कि कौन कौन से हैं, कहाँ पर सिंचाई किससे होती है सबसे ज्यादा वगैरह। मेनली आपका फोकस रहना चाहिए सिंचाई के ऊपर, जैसे कि भीखाबाई सागवाड़ जो है वह साइफन परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है, या फिर राजस्थान के अंदर नर्मदा परियोजना जो है इससे सिंचित जिले कौन कौन से है, गंग नहर से कौन कौन से है। थोड़ा बहुत जो है आईजीएनपी की लंबाइयाँ वगैरह देख के चले जाने, राजस्थान फीडर की लंबाई जो है वो राजस्थान में कितनी है, ऑल ओवर कितनी है, ये मेन जो है वो फोकस वाले पॉइंट रहते हैं इसके अंदर। इसमें मैंने बताया है कि अन्य राज्यों के साथ में जो प्रतिशत है वो आप एक बार देख के चले जाना बहुउद्देशीय के अंदर, वहां से आपका क्वेश्चन जो है वो कवर आसानी से हो जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन और आपके इसमें ही पूछा गया है, जाखम सिंचाई परियोजना। अब जैसे देखो जाखम सिंचाई परियोजना पूछ ली है, यानी कि जाखम एक बांध है जो कि प्रतापगढ़ के अंदर जाखम नदी के ऊपर स्थित है, उसी के ऊपर जाखम जो है वह एक प्रकार की परियोजना चल रही है, वृहद सिंचाई। अब जाखम नदी के ऊपर, जाखम बांध के ऊपर चली है, तो इसका मतलब अन्य जितने जितने बांध है वो आपको अच्छे से देख के जाना है। जैसे कि जाखम का देख लिया तो सोम का देख के चला जाओ कि भाई सोम का आगदर उदयपुर में है, सोम कमलांबा डूंगरपुर में है। इसके अलावा जैसे कि आप सही परियोजना देख के चले जाओ कि उदयपुर के अंदर सही परियोजना है, साबरमती की जो है वो सहायक नदी है सही। एक पांचना देख के चले जाओ कि भाई करौली के अंदर पांचना बांध है, मुख्य रूप से ये एक सिंचाई परियोजना आती है। जो भी इंपॉर्टेंट बांध है जैसे कि पिचियाक बांध है, पिचियाक बांध है ये जैसे कि लूणी नदी के ऊपर है, आपके जोधपुर के अंदर बना हुआ है। जो इंपॉर्टेंट जैसे कि आपके कोठारी नदी के ऊपर जो है वह आपके मेजा बांध बना हुआ है, ये देख के चले जाओ। ये इंपॉर्टेंट ऐसे हैं जो हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जाखम का इस एग्जाम के अंदर दो क्वेश्चन आए, एक तो पूछा गया है कि कौन कौन से जिलों में सिंचाई आती है, और एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है आपको जाखम सिंचाई परियोजना कौन से जिले में है। तो उस हिसाब से भी जो है ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया है जैसे कि जवाई बांध परियोजना कहां पर है, इसका मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट कहां से आ रहा है, बांधों से आ रहा है। यानी कि आपको अब वनपाल के बाद में वन रक्षक के अंदर क्या पढ़ के जाना है, तो सिंचाई जो है इसके अंदर मेनली आपका जो फोकस है वो कौन से पॉइंट के ऊपर रहना चाहिए, इसके अंदर आपको पढ़ के जाना चाहिए मुख्य रूप से राजस्थान के प्रमुख बांध और उसका जिला। ये दो चीजें याद कर लो, आपको यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन मिलने की संभावना है सिंचाई के अंदर। ठीक है, ये आपका हो जाता है सिंचाई का जो आपका पोर्शन है, ये एक टॉपिक या फिर चैप्टर। अगला आता है वन और वन्य जीव संरक्षण। वन का मतलब तो होता है जिसके अंदर वनस्पति आती है, तो यहां से तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। वन्य जीव संरक्षण यहां से आपको काफी सारे भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब अपन इसकी बात करते हैं, इसमें अपन ने लिखा नहीं था कि सिंचाई परियोजनाओं से देखो कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे जो है वो 3 क्वेश्चन और थे इसी में से, यानी कि यहां पर जो है वो 3 क्वेश्चन और आए थे, यानी कि 4, 5 और 6 क्वेश्चन जो है वो टोटल इसमें से पूछे गए थे, 6 क्वेश्चन सिंचाई परियोजनाओं में से। यह भी आप देख लेना बाद में कि 6 अगर यहां से पूछे गए हैं तो 6 यानी कि मेन फोकस अपना सिंचाई परियोजनाओं पर रहना चाहिए। यहाँ पर ऑल ओवर क्वेश्चन के हिसाब से भी आपका फोकस उसी पर ही रहना चाहिए। जैसे कि अगला आता है आपका वन एवं वन्य जीव। वन्य जीव के अंदर जो है वो मुख्य रूप से आपको क्या क्या पढ़ने होते हैं कि जैसे इसके अंदर अभ्यारण्य जो है यह पढ़ना होता है, अभ्यारण्य। इसके अंदर जैसे कि नेशनल पार्क जो है यह आपको पढ़ना होता है, तो नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, मैक्सिमम जो क्वेश्चन आए हैं वो आपके अभ्यारण्य से पूछे गए हैं। अब देखिए कितने क्वेश्चन अभ्यारण्य से आए हैं, और आने वाले एग्जाम के अंदर भी अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है। जैसे कि टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में नहीं है, तो टोडगढ़ रावली अगर अभ्यारण्य पूछ लिया है, इसमें डिस्ट्रिक्ट की बात हुई है। राजस्थान के अंदर जो है वो कौन सा अभ्यारण्य जो वो स्थित नहीं है, इसमें भी जो है वो सीता माता, रामसागर, शेरगढ़, यानी कि इसमें भी किसकी बात हुई है, अभ्यारण्यों की बात हुई है। इसके अलावा रणखार जो रिजर्व है ये एक प्रकार का संरक्षित क्षेत्र है, क्योंकि यह करंट बेस भी क्वेश्चन कह सकते हैं। हाल ही में राजस्थान का 16वां संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है, तो एक बार आप थोड़ा सा ज्यादा नहीं तो हल्का फुल्का नजर मान लेना है। एक तरफ तो संरक्षित क्षेत्र और दूसरी तरफ उसका डिस्ट्रिक्ट या फिर जिला कौन सा है वो एक बार देख लेना है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है।
ताल छापर अभ्यारण्य जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, जैसे कृष्ण मृग के लिए, यानी कि अभ्यारण्य और वो किसके लिए प्रसिद्ध है ये इसके अंतर्गत आ जाता है। किस अभ्यारण्य के अंदर उड़न गिलेरी जो है वह है, जैसे कि सीता माता है तो उड़न गिलेरी, ये भी आ गया कि किसके लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा जैसे कि एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य है, दूसरी तरफ जिला दिया गया है, ये एक और आ जाता है। जीवाश्म उद्यान जो है ये राजस्थान में कहाँ पर है, ये बेसिकली जैसलमेर के अंदर जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है उसके अंदर स्थित है। यानी कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके इस टॉपिक से, वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, देखिए टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 2 3 4 5 6 क्वेश्चन जो है वो केवल कहां से पूछे गए हैं, आपके अभ्यारण्य से। 5 क्वेश्चन तो है अभ्यारण्य से, देखो 5 क्वेश्चन तो पूछे गए हैं अभ्यारण्य से, प्लस के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है आपके संरक्षित क्षेत्र से, ठीक है, और प्लस एक क्वेश्चन जो है वो अतिरिक्त फैक्ट है, बेसिकली वो जीवाश्म उद्यान की बात हो रही है तो वो भी इसी में ही आएगा क्योंकि वो राष्ट्रीय मरु उद्यान में है। यानी कि 6 और 1 7 क्वेश्चन जो है वो कहाँ से पूछे गए हैं, इस टॉपिक से पूछे गए हैं। यानी आपका फोकस रहना चाहिए। अब फोकस के अंदर पढ़े क्या, इसके अंदर पढ़ने के लिए आपको पहला काम तो करना है कि राजस्थान के जो भी अभ्यारण्य है, टोटल 27 अभ्यारण्य है राजस्थान के अंदर, उनके अंदर आपको क्या पढ़ना है, एक तो उनका जिला पढ़ लेना है कि कौन सा अभ्यारण्य कौन से जिले में है, और दूसरी चीज आपको पढ़ लेना है कि वह किसके लिए प्रसिद्ध है। मेनली क्वेश्चन यहीं से ही बना है तो आगे भी आपके यहीं से ही क्वेश्चन बनेगा, कौन से जिले के अंदर है वो अभ्यारण्य और किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। जैसे उड़न गिलेरी है कि आपके गोडावण के लिए राष्ट्रीय मरु उद्यान है कि आपके हरे कबूतर वगैरह जो है इनके लिए सरिस्का है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको जिला और प्रसिद्ध किसके लिए ये पढ़ लेना है। दूसरा काम जो है वह आपको संरक्षित जो क्षेत्र है, संरक्षित क्षेत्र, यह आपको पढ़ लेना है कि राजस्थान के अंदर जो है वो संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से जिले के अंदर कौन कौन सा संरक्षित क्षेत्र है, यह आप इसमें पढ़ सकते हैं। मेनली यह है। तीसरा, अगर आप पढ़े तो नेशनल पार्क हो सकता है, आपको डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो नेशनल पार्क और उसका जिला एक बार पढ़ के चले जाना, इतना डीप क्वेश्चन अब नेशनल पार्क से नहीं पूछा जाएगा। तो एक बार ये आप 3 चीजें जो है वो इसमें देख सकते हैं। 7 प्रश्न आया, बहुत बड़ी संख्या है। अभ्यारण्य से 6 क्वेश्चन आए हैं, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ये सारे के सारे जो है वो क्वेश्चन इसमें से बने हैं आपके सामने जो लिखे हुए। अगला टॉपिक था जनसंख्या। जनसंख्या जो है इससे केवल और केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया है और वो आपके सामने है कि राजस्थान के अंदर किसके अंदर जो है वो जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम है। ये क्वेश्चन केवल एक ही क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है। यानी कि इसमें से आपको पहली चीज जनसंख्या के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है। अगर आपका मन नहीं मान रहा है कि हमें पढ़ना ही पढ़ना है तो आपको क्या क्या पढ़ना है। एक तो पढ़ना है आपको जनसंख्या की वृद्धि जो हो रही है, वृद्धि दर पढ़ लीजिए, 10 की वृद्धि दर। एक जनसंख्या का घनत्व जो है यह पढ़ लीजिए। एक आप पढ़ लीजिए राजस्थान के अंदर साक्षरता जो है यह किस प्रकार से, कौन से जिले ज्यादा है। इनमें केवल आपको क्या पढ़ना है कि मैक्सिमम कौन से डिस्ट्रिक्ट की है, मैक्सिमम के 4 याद कर लीजिए और मिनिमम जो है इसके 4 याद कर लीजिए। बस इसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन बनेगा। और एक आप जो है वो लिंगानुपात याद कर लीजिए। ये मुख्य रूप से आपको 4 पॉइंट याद कर लीजिए, वृद्धि दर, घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात। यहीं से ही आपका जो क्वेश्चन बन जाएगा मैक्सिमम और मिनिमम से। जनसंख्या में से एक ही क्वेश्चन आया था, घनत्व से आया था। आपका फोकस जो है वो मुख्य रूप से इन 4 पॉइंट पर रहना चाहिए। अगला पॉइंट आता है आपका कृषि। कृषि के अंदर देखो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहाँ कहाँ से। आपको फसल से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, फसलें जैसे कि रबी या फिर आपके खरीफ, इनके अंदर से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि इस बार क्वेश्चन आया है। दूसरी चीज, इन फसलों के अंदर आपको क्वेश्चन आ सकता है किस्म का, तो इनकी किस्में जो है वह आपकी पूछी गई है। जैसे देखिए इसमें क्वेश्चन आया है, पहला ही क्वेश्चन बेसिकली इसके अंदर, इस स्लाइड को 1 मिनट, ये स्लाइड ऊपर आ गई है बाय मिस्टेक। हाँ, अब देखिए जैसे कि इसके अंदर पहला क्वेश्चन आया है, बिल्कुल एक चीज और इसमें बचती है, वो आती है राजस्थान के अंदर कृषि के जो जलवायु प्रदेश है, जलवायु प्रदेश। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो यहां से क्या क्या बनते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है जैसे कि भरतपुर संभाग कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में है। यानी कि आने वाले टाइम में आपको कृषि जलवायु प्रदेश से क्वेश्चन मिलना तय है, क्योंकि वनपाल के 2 ही शिफ्ट थे। पहले शिफ्ट में पूछ लिया कि कौन से में ये आता है, जैसे कि 3rd बी में ये आता है। और एक क्वेश्चन इसमें से और पूछा गया है, उस पर पहले आ जाते हैं कि राजस्थान के अंदर जो है वह टोटल कुल कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं। जैसे कि राजस्थान में 10 है, तो यानी कि आपका फोकस जो है वो किस पे रहना चाहिए। मैं शुरू से यही बोलता हूं कि क्वेश्चन जो है वो अधीनस्थ बोर्ड 2 से ज्यादा पूछता है। एक तो कृषि जलवायु प्रदेश से पूछता है, एक ओपन के जलवायु वर्गीकरण से। 2 क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में एक एक पूछा गया है। यानी कि आपका मुख्य फोकस किसके ऊपर आ जाना चाहिए, कृषि जलवायु प्रदेश। राजस्थान में टोटल 10 है। कौन कौन से जिले आते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा शुष्क आंशिक सिंचित है, फर्स्ट सी है। उससे छोटा जो है वो शुष्क आपके पश्चिमी मैदान है, या फिर सबसे जो छोटा है राजस्थान का वह दक्षिणी आर्द्र मैदान है। ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको इसमें कृषि जलवायु प्रदेश में याद रखना है। दूसरी चीज अगर अपन बात करें फसलों की, तो जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका
जैसे कि यहाँ पर बात करें, जैसे कि माही सुगंधा जो है ये किसकी किस्म है, यानी कि किस्म से क्वेश्चन आ गया है, जैसे चावल की ये किस्म है। जैसे एक क्वेश्चन आया है गंगानगर अगेती किसकी है, ये आपके किसकी किस्म है, मुख्य रूप से जो है आपके कपास की किस्म आती है गंगानगर अगेती, यानी कि दूसरा किस्म से क्वेश्चन आ गया है। जैसे कि इसमें से कौन सी एक जो है वो खरीफ की फसल नहीं है, जैसे कि गेहूं इसके अंदर रबी की फसल है, यानी कि यह खरीफ और रबी के अंदर बांटने का आ गया है। इसके अलावा अगर अपन अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है वह इसके अंतर्गत आता है, जैसे कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो है ये कहां पर है, यानी कि संस्थानों से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि ये आपका एरिड हॉर्टिकल्चर का आया है, यानी कि अब देखिए कहां कहां से क्वेश्चन बना है। जो कृषि को इर्द गिर्द घुमाया गया है वो तीन चीजों के आसपास घुमाया गया है। एक आता है लास्ट इसके अंदर संस्थान, यानी कि आपको जो मुख्य फोकस है, देखो फसलों के अंदर पूछा गया था कि खरीफ की कौन सी जो है वो नहीं है, यानी कि रबी की है। एक तो आपको इससे पूछा गया है, आपका पहला काम होना चाहिए राजस्थान के अंदर या भारत में जो फसल है उनका रबी के अंदर कौन कौन सी है, खरीफ में कौन कौन सी है। खाद्यान्न की अलग कर लेना, तिलहन अलग कर लेना, दलहन अलग कर लेना। कृषि की तो मैंने पूरी पूरी यूट्यूब के ऊपर क्लास डाल रखी है, वो आराम से देख सकते हैं, लगभग 3.5 घंटे की है, सारा का सारा उसमें कवर है। इसके अलावा किस्मों की अगर अपन बात करें तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किस्मों से 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन संस्थान से आया है। यानी कि अगर अपन बात करें कृषि से जो है वह 2, 3, 4, 5 और 6 क्वेश्चन कृषि से आए हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। यानी आपका एक फोकस तो होना चाहिए किस्मों पर, मुख्य रूप से जैसे कि मक्का की माही, कंचन एक माही धवल है, मक्का की हुई, चावल की हुई, या फिर आपके गेहूं की हुई, कपास की हुई, ये मेन जो फसलें हैं इनकी आप एक बार किस्म देख के चले जाइए कि कौन कौन सी है। एक आप इनका वर्गीकरण देख के चले जाइए। मुख्य रूप से आपको कृषि जलवायु प्रदेश के ऊपर फोकस रहना चाहिए, और संस्थान जो है वो कुछ संस्थान आप देख के जा सकते हैं राजस्थान के अंदर, जैसे जवाहर अनुसंधान के अंदर बल्लभनगर उदयपुर में है, या फिर अन्य संस्थान कौन कौन से है राजस्थान में, जैसे कि काजरी हुई, आफरी हुई, कि CIAH पढ़ ली गई है। इसके अलावा नेशनल जो एरिड हॉर्टिकल्चर के रूप में जानी जाती है वो हुई। कौन कौन से जिले के अंदर है, संस्थान के अंदर आपको केवल क्या याद करके जाना है, कौन सी संस्थान है और कौन से जिले में है, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे काजरी जोधपुर में है वो याद करके चले जाओ, इससे डीप में क्वेश्चन नहीं आने वाला है, या आपका फोकस होना चाहिए कृषि के ऊपर। अगला जो टॉपिक आता है अपना वह आता है जलवायु का। देखिए जलवायु जो है इसमें से केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया है जलवायु के अंदर, और जलवायु में आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा कोपेन के वर्गीकरण से। वर्गीकरण कई सारे होते हैं, त्रिवार्ता का भी है, कि थार्नवेट का भी है, कोपेन का भी है, सामान्य जलवायु वर्गीकरण भी है, लेकिन इसमें से केवल और केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कि श्री गंगानगर का कौन सा है। यानी कि आपको मुख्य रूप से क्या याद रखना है कि एक ही क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, वो भी कहाँ से पूछा गया है, कोपेन से। यानी कि आपका फोकस रहना चाहिए कि कोपेन ने राजस्थान को कितने प्रकार में, जैसे 4 प्रकार के जलवायु प्रदेश में बांटा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, उत्तर राजस्थान में कौन सा है, दक्षिणी राजस्थान, पूर्व राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। इसके अलावा थोड़ा बहुत उनका जो है वह क्षेत्र देख लीजिए कि कौन सा जो है वो कौन से जिले में आ रहा है, क्योंकि इससे अच्छा क्वेश्चन जो है वो वन रक्षक में नहीं बनेगा कि मुख्य रूप से जो है वो गंगानगर के लिए कौन सा होगा, इससे अच्छा नहीं बनने वाला है। यानी कि इससे कम लेवल का और इससे कम लेवल के अंदर सबसे बड़ा, छोटा, उत्तर, दक्षिण, यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना है। तो कोपेन का वर्गीकरण, कृषि, जलवायु प्रदेश, ये दोनों के दोनों देख के जाना है। कोपेन के अलावा जलवायु में कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो भी काम हो जाएगा। अगला टॉपिक आता है आपका एनर्जी का, ऊर्जा का जो टॉपिक है, इसके अंदर जो क्वेश्चन बने हैं, देखो ऊर्जा के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है रेडा से। राजस्थान जो एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है रेडा, इसकी स्थापना जो है वो कब हुई है, जैसे 1985 के अंदर इसकी स्थापना हुई है, तो 1985 में हुई है। यानी कि आपका एक फोकस किस चीज के ऊपर रहना चाहिए, ऊर्जा के अंदर जो एजेंसी है, एजेंसी की अगर अपन बात करें, मुख्य रूप से एजेंसी कौन कौन सी, जैसे कि रेडा हुई, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम हुआ, या फिर RVVNL हुआ, या फिर आपके JVVNL हुआ, ZVVNL हुआ, इनमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट वगैरह आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो एजेंसी से पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछा गया राजस्थान में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह, यानी कि आपका जो मेन फोकस रहना चाहिए वो रहना चाहिए एनर्जी के अंदर एक तो एजेंसियों पर, और एक रहना चाहिए तापीय ऊर्जा के ऊपर। केवल तापीय के ऊपर भी अगर आप फोकस करके जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट आपका निकल सकता है। तापीय के अलावा आप अगर देखना चाहे तो सौर ऊर्जा देख सकते हैं और आप पवन ऊर्जा देख सकते हैं। ये मुख्य रूप से 3 आप पोर्शन देख लीजिए। एनर्जी से जो है वह एक क्वेश्चन जो है वहां से पूछा गया है, एक क्वेश्चन तापीय से पूछा गया है, 2 क्वेश्चन जो है वह यहाँ से टोटल पूछे गए हैं। आपको तापीय का याद रखना है कि कौन कौन सा कहाँ पर है, जैसे कि छबड़ा जो है वो 12 के अंदर है, काली सिंध झालावाड़ में है, वो आपको याद रखना है तापीय से। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ऊर्जा का। अगला जो टॉपिक अपना आता है वह आता है पशुधन का। पशुधन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। पशुधन के अंदर आपको क्या क्या पूछे जा सकते हैं, मुख्य रूप से प्रजनन के अंदर या फिर अनुसंधान के अंदर पूछे जा सकते हैं। पशुधन के अंदर दूसरा क्वेश्चन आ सकता है पशुओं की नस्लों से, यानी कि नस्लें याद करनी, 2 ही ये मेन फोकस होते हैं। तीसरा क्वेश्चन पशुधन को जो रिपोर्ट आती है, पशु गणना जिसको बोलते हैं, वहां से क्वेश्चन वनपाल में भी नहीं पूछा गया है, यानी कि वन रक्षक में भी नहीं आने वाला है। पहला क्वेश्चन पूछा गया जैसे कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है,
तो आप इसके साथ साथ में जैसे कि भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, अविकानगर टोंक में है, फतेहपुर सीकर के अंदर भी है, आपके गो वत्स प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है, भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, खरगोश का कहाँ पर है, एक बार सारे के सारे लगभग जो अनुसंधान केंद्र है वो देख के चले जाना। यानी कि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको केंद्रों से पूछा गया है, यानी कि इसमें से आपको केंद्र जरूर पढ़ के जाने हैं। दूसरा क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, दूसरा क्वेश्चन आया जैसे कि रानीखेत रोग जो है ये किससे संबंधित है, तो ये मुर्गियों से संबंधित है। तो आप जो है ज्यादा नहीं तो छोटे छोटे जो है वो रोग देख के चले जाना, बकरी में कौन कौन से होते हैं कि भेड़ में कौन कौन से हैं, रोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सकता है यहाँ से संभावना कम हो क्योंकि रानीखेत एक अच्छा रोग आता है जो अक्सर पूछा जाता है, बाकी इसके अलावा मेरे हिसाब से रोग से क्वेश्चन पूछना कम है। आपका जो मेन फोकस रहना चाहिए वो रहना चाहिए नस्लों के ऊपर। जैसे पूछा गया है नाचना किसकी नस्ल है, ऊंट की नस्ल है, तो आपको सारी की सारी नस्लें जैसे कि गाय की कौन सी है, भैंस की कौन सी है, बकरी की कौन सी है, भेड़ की कौन सी है, ऊंट की कौन सी है, आपके घोड़े की कौन सी है, ये मुख्य रूप से जो है वो नस्लें पढ़ के जानी है। तो एक क्वेश्चन जो है वो नस्लों से पूछा गया है, एक क्वेश्चन ही इसी नस्लों के अंदर रोग से पूछा गया है, वो आपके लिए मेन फोकस इसके ऊपर रहना चाहिए। यानी कि यहां से अगर अपन बात करें तो मुख्य रूप से 3 क्वेश्चन जो है वो यहां से पूछे गए हैं। आपका जो मेन फोकस है वो मेरे हिसाब से नस्लों के ऊपर रहना चाहिए। आने वाले टाइम में गाय या भैंस की नस्लें पूछी जा सकती है। अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, अगला आपके आता है खनिज। खनिज के अंदर जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है वो केवल और केवल कहाँ से पूछा गया है, जमाव क्षेत्र से पूछा गया। कौन सा खनिज है, कौन से क्षेत्र में मिलता है। इसके अलावा ना तो कोई खनिज की संस्था की बात हुई है, ना ही खनिज के लिए और कोई विशेष बात हुई है कि उत्पादन कितना है, आर्थिक समीक्षा, कोई इसमें जरूरी नहीं है। केवल और केवल आपका फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, राजस्थान के अंदर कौन सा खनिज है, कौन से जमाव क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आया है वर्मीक्यूलाइट जो है वो कहाँ पर मिलता है, अजमेर के अंदर मिलता है, तो वर्मीक्यूलाइट आ गया, ये भी जमाव क्षेत्र की बात कर रहा है। जैसे कि जामर कोटड़ा की जो खान है ये किस चीज की है, तो ये रॉक फास्फेट की, यानी कि ये भी जमाव क्षेत्र का आ गया। केवल 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों के दोनों कहाँ से पूछे गए हैं, जमाव क्षेत्र से पूछे गए हैं। यानी कि आपको क्या करना है, जैसे कि आपके लोहे अयस्क की हुई, तांबे की हुई, कि सीसा जस्ता की हुई, कि आपके मैग्नीज की हुई, कि रॉक फास्फेट, घिया पत्थर, इनकी प्रमुख जो खाने हैं, और राजस्थान के अंदर जो खनिज तेल और गैस के जो क्षेत्र है, एमबीए क्षेत्र वगैरह हुआ, वो जरूर देख के चले जाना, वहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा क्षेत्रों के हिसाब से। अगला आपका जो टॉपिक आता है वह आता है परिवहन। परिवहन की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर वैसे तो सड़क भी आती है, यानी कि सड़क परिवहन आता है, रेलवे आता है, वायु मार्ग आता है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एक क्वेश्चन तो वायु मार्ग से आया है और 2 क्वेश्चन जो है वह आपके रेलवे से आए हैं। यानी कि इसका फोकस जो मेन है वो किसके ऊपर है, रेलवे के ऊपर ज्यादा है। हो सकता है आपको नई और पुरानी एनएच पूछ ले, तब आप देख लेना, यूट्यूब के ऊपर मेरी वीडियो पड़ी है। अन्यथा आपको थोड़ा बहुत एक बार देख के चले जाना राजस्थान में सड़कों की लंबाई कितनी और घनत्व क्या है, वो आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन उठाया जा सकता है परिवहन के अंदर। जैसे कि पहला क्वेश्चन आया है डबोक हवाई अड्डा, तो ये कहां से पूछ लिया, आपके हवाई परिवहन से पूछ लिया। दूसरा क्वेश्चन जो है जैसे कि आपको पूछ लिया कि राजस्थान के अंदर भारत के रेलवे की कितनी हिस्सेदारी है, तो ये रेल मार्ग का क्वेश्चन आ गया। उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहां पर, ये भी रेलवे का क्वेश्चन आ गया। यानी कि 2 क्वेश्चन कहां से पूछे गए हैं, रेलवे से पूछे गए। आने वाले टाइम में आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान में रेलवे मंडल जो है वो टोटल कितने हैं, तो 5 मंडल है, वो याद रख सकते हैं। कितने जोन है, 2 जोन है, ये यहां से पूछा जा सकता है। वायु से जो भी राजस्थान के प्रमुख हवाई अड्डे है वो देख के चले जाना। सैन्य हवाई अड्डे जरूर देख के जाना, जैसे कि नाल बीकानेर के अंदर है, उत्तरलाई जो है वो आपके बाड़मेर में है, ये इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं। और थोड़ा बहुत जो है वो सड़कों की लंबाई वगैरह देख के चले जाना। 3 यहां से आ जाते हैं, रेलवे देख के चले जाना, और इसके अलावा जो है वो आपके राजस्थान के अंदर जो सड़क की लंबाई है एक तो ये देख के चले जाना, और राजस्थान के अंदर सड़क का घनत्व जो है ये देख के चले जाना। 79.76 तो है घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से, लंबाई है 2,72,000, वो याद रख लेना, ये आपके हो जाता है। अगला जो टॉपिक आता है वह आता है अकाल, सूखा, मृदा संरक्षण, मरुस्थलीकरण। इस टॉपिक से राजस्थान के अंदर जो इस बार क्वेश्चन पूछा गया है वनपाल में, वो केवल और केवल मृदा संरक्षण से ही क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि राजस्थान के अंदर पहला क्वेश्चन, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर मृदा की जो उर्वरता है ये कम हो रही है, इसका क्या कारण है, तो इसका प्रमुख कारण है वायु या फिर आपके पवन अपर्दन। तो इसका मतलब पहला क्वेश्चन इसी में से ही पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन भी यहीं से आया है कि राजस्थान के अंदर मृदा संरक्षण की जो है वो प्रमुख विधि कौन सी नहीं है। तो जैसे कि अगर अपन रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो मृदा संरक्षण जो है वो उसका कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये भी मृदा संरक्षण से ही क्वेश्चन आया है। तो आपको जो है यहाँ पर जो है वो 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपका जो मेन फोकस है इसके अंदर वो किसके ऊपर रहना चाहिए, 2 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं टोटल इसमें से ही।
तो हो सकता है आपके लिए अब क्वेश्चन आ जाए मरुस्थलीकरण से। तो राजस्थान के अंदर मरुस्थलीकरण के क्या क्या कारण है, मरुस्थलीकरण का रोकने के लिए जो है वो क्या क्या काम हो सकता है, ये थोड़ा सा देख के चले जाना। अकाल और सूखा जो है ये इतना खास नहीं है, यहाँ से पूछा भी नहीं गया है, ये आपके पटवारी और ग्राम सेवक लेवल का टॉपिक है, इसलिए मुश्किल है। आपको मृदा संरक्षण से एक दो क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं वन रक्षक में, उसके ऊपर आपको फोकस रखना है। राजस्थान में मृदा संरक्षण के लिए जो है वह आपके कौन कौन से उपाय हो सकते हैं उनके ऊपर मेन फोकस करना है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो आसानी से आंसर मिल सकता है। अगला टॉपिक था पर्यटन। पर्यटन के अंदर केवल और केवल आपको जो क्वेश्चन है वो 2-3 जगह से पूछा जा सकता है। पर्यटन के जो है वह आपके परिपथ जो है वो कौन कौन से हैं, मुख्य रूप से यहां से जो है वो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परिपथ ये थोड़े से देख लेना, जेडीए वगैरह जो मरु त्रिकोण वगैरह है ये त्रिकोण देख लेना, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और इसके अलावा जो है वो आपको पर्यटन स्थल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक आपको पर्यटन नीति याद रखना है, जैसे कि 9 नवंबर 2020 को राजस्थान की नवीनतम पर्यटन नीति आई थी, और राजस्थान की जो नवीनतम इको टूरिज्म पॉलिसी है ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 में लाई गई थी, जुलाई 2021 में इको टूरिज्म पॉलिसी से क्वेश्चन आया। वैसे ये करंट बेस क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन आपको जो है वो फोकस करना है तो पर्यटन में ये देख लेना, परिपथ त्रिकोण प्रमुख जो स्थल है वो वैसे कल्चर में हो जाता है, और एक दो नीतियां देख लेनी है, पर्यटन नीति और इको टूरिज्म नीति। तो 2 क्वेश्चन जो है वो, एक क्वेश्चन पूछा गया है वो इस नीति से पूछा गया है, यानी कि पर्यटन के टॉपिक से केवल एक क्वेश्चन आपको मिलता है। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है लास्ट टॉपिक अपना, आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा से केवल एक क्वेश्चन पूछा गया है इस बार आपके, और आर्थिक समीक्षा के अंदर देखो, आर्थिक समीक्षा से वैसे तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन यहां पर केवल एक क्वेश्चन पूछा गया है, और वो पूछा गया है जो चैप्टर नंबर 11 है आर्थिक समीक्षा का, वहां से पूछा गया है कि राजस्थान के अंदर राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना जो है वो किसके सहयोग से चलाई जा रही है। तो यूट्यूब के ऊपर अपनी क्लास पड़ी है, क्लास नंबर 8 आपको खोलनी है, आर्थिक समीक्षा की 8वीं क्लास, सबसे लास्टवीं क्लास। उसके अंदर जो है वह राजस्थान की प्रमुख परियोजना और वह बाहर की किस किस संस्था के साथ सहयोग के द्वारा शुरू की गई है, जैसे कि विश्व बैंक है, एनडीबी है, एडीबी है, जायका है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं। तो आपको केवल और केवल, चूंकि यहां से एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां से आपको जो चैप्टर नंबर 11 है अपनी यूट्यूब के ऊपर क्लास पड़ी है, यूट्यूब के ऊपर, वहां पर आप जाके देख लीजिए राजस्थान के अंदर चलने वाली प्रमुख जो परियोजना है, बाह्य सहायतित परियोजना, और वह किस संस्था के सहयोग से चल रही है। ये 2 चीजें इसके अंदर महत्वपूर्ण है, यह आप मुख्य रूप से देख के चले जाइए, यहां से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। यानी कि अगर अपन बात करें कुल मिलाकर, राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था, इन सभी से जो है वह आपके लगभग जो है वह 100 में से 60 क्वेश्चन, यानी कि 60% क्वेश्चन जो है वो इसमें से पूछे गए हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये आपके लिए एनालिसिस रह सकता है। अगर आप आने वाले एग्जाम वन रक्षक 12 और 13 नवंबर को जो पेपर दे रहे हैं उसमें अगर आप बैठ रहे हैं, जिस प्रकार से आपको छोटी छोटी रणनीति बताई गई है, क्योंकि इस पेपर के अंदर जिसकी राजस्थान जीके अच्छी होगी वही इस पेपर के अंदर सिलेक्शन ले पाएगा, नहीं तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि 100 में से 60% अकेला राजस्थान जीके बैठा है। तो राजस्थान जीके अच्छा होना चाहिए। ये टॉपिक जो आपको बताए गए हैं उनके ऊपर मेन आप फोकस कीजिए, आपकी जो तैयारी है वो और अच्छी होगी, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। क्वालिटी एजुकेशन की तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं है कि आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो। और इस क्लास को यहीं समापन करते हैं। ये एनालिसिस कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना है। और अपने मदन सर जो है वो चले गए हैं, नहीं तो मैं मदन सर को जरूर बुलाता। तो यहीं पे मैं समापन करता हूँ अपनी ओर से। आप सभी को जो है वह अपने जो वन रक्षक एग्जाम है उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आप पेपर बहुत अच्छा करके आए और आप सिलेक्शन ले। धन्यवाद।